नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। लेकिन देर से समझ आया कि वो डर नहीं था, बल्कि उसने तो मेरा मानसिक रूप से त्याग कर दिया था। गाना गुनगुनाती कविता पति धनंजय के लिए ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े अलमीरे से निकाल कर रही थी कि तभी तौलिए में लिपटा धनंजय बालों को दूसरी टॉवल से पोंछते हुए बाथरूम से निकला तो सामने कविता को देखते ही गुस्से में बड़बड़ाने लगा। गीत गुनगुनाती कविता खामोश हो गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। टॉवल को बेड पर गुस्से में फेंकते हुए धनंजय ने कविता की ओर घूरते हुए देखा तो कविता ने नजरें झुका ली। नाश्ता तैयार हुआ? धनंजय ने गुस्से में अपनी गरजती हुई आवाज में उससे पूछा, क्योंकि उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। हाँ, उससे कविता ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अब मेरे सिर पर ही खड़ी रहोगी या कमरे से बाहर भी जाओगी? जाओ, जाकर नाश्ता निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, धनंजय ने गुस्से में कहा। धनंजय की बात सुनते कविता की आंखों में आंसू आ गए। वो नजरें नीचे किए बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। सामने हॉल में सोफे पर बैठे पेपर पढ़ते कविता के ससुर जी सब सुन रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर में अपना चेहरा छुपाकर अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद धनंजय तैयार होकर कमरे से बाहर आया। सामने टेबल पर धनंजय ने जैसे ही अपना नाश्ता देखा, फिर गुस्से से चिल्ला उठा, आलू के पराठे? गुस्से से प्लेट पीछे सरकाते हुए धनंजय तहस में बोला, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना, सुबह सुबह इतना ऑयली। लेकिन कविता की जुबान पर फिर भी वही खामोशी, चेहरे पर नाराजगी या गुस्से का कोई भाव नहीं। उदासीन वो उसकी बातों को सुनकर वहां से वापस चली गई, जिसे देखते धनंजय गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से में अपना बैग उसने उठाया और बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गया। कविता को चुपके से आंसू पोंछते हाथों में धनंजय के लिए टिफिन का डिब्बा लिए अपनी बहू को यूं दुखी खड़ा देखकर उसके ससुर जी ने कहा, बहू तुम टिफिन रख दो, मैं ले जाकर पहुंचाऊंगा, मुझे कुछ काम है, उस तरफ जाना है। कविता ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चुपचाप चली गई घर के बाकी काम समेटने। कविता और धनंजय की लव मैरिज थी। उनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। कविता ने 1 साल पहले 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। गर्भवती होने के बाद से ही कविता और धनंजय में मनमुटाव शुरू हो गया था, जो बच्चे होने के बाद बहुत ही बढ़ गया था। टिफिन लेकर बाबूजी धनंजय के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें देखकर धनंजय ने कहा, बाबूजी आप क्यों परेशान हुए, मैं कैंटीन में खा लेता। हाँ जानता हूँ बेटा, लेकिन आज मुझे इस रास्ते पर कुछ जरूरी काम था और तुमसे भी अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी, धनंजय ने कहा। अरे, मुझे सुबह आपने बता दिया होता तो मैं ऑफिस के बाद आपका काम कर देता और बात तो हम घर पर भी कर सकते थे। तभी बाबूजी ने धनंजय की बात को बीच में काटते हुए कहा, घर पर बात नहीं हो सकती थी, इसीलिए तो यहाँ आया। टिफिन के बहाने ही सही, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। क्या तुम अपने बिजी समय से अपने पिता के लिए कुछ समय निकाल सकते हो? तो धनंजय ने कहा, अरे बाबूजी आप कैसी बातें करते हैं, मेरे पास आपके लिए हमेशा समय है। आपका बेटा हर समय हाजिर है आपके लिए। आइए चलते हैं, बताइए कहाँ चलना है और आप क्या कहना चाहते हैं। धनंजय बाबूजी को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, बोलिए बाबूजी आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबूजी ने पूछा, कैसा है बेटा? मतलब ये कैसा सवाल है बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, रोज ही तो देखते हैं आप मुझे। धनंजय ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया। बाबूजी के सवालों से धनंजय के मन में उथल फुथल मच गई। और बहू कैसी है? बाबूजी ये कैसा सवाल है, क्या यही सब पूछने के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? सब तो आपके सामने ही रहते हैं, उसको क्या होना है, जैसी थी वैसी ही है। बाबूजी ने कहा, गलत जवाब, बहू जैसी थी वैसी ही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब तूने मुझे कविता से पहली बार मिलवाया था तब उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास और चहक थी। बहू जब ब्याह कर आई थी तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी, उसकी हंसी और प्यारी बातों से घर गुलजार रहता था। घर में बहू के आने के बाद मेरे जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई थी, लेकिन अब तो वो दिन भर मुरझाई सी रहती है, घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन अब वो ना पहले की तरह हंसती है ना बोलती है। वक्त के साथ बहू में बहुत बदलाव आ गए हैं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, तो मैडम अब आपका भी ठीक से ध्यान नहीं रखती है? अब तक तो सिर्फ मेरी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखती थी, अब तो मैं इस औरत से पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ।
अब तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। धनंजय के मन में चल रही सारी उमड़ गुमड़ एक ही झटके में उबल पड़ी और उसने अपने मन में भरी सारी करवाहट अपने बाबूजी के सामने निकाल दी। बाबूजी ने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक धनंजय की सब बातें सुन रहे थे और फिर पूछा, और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू पहले जैसा ही है? क्या तू पहले की तरह ही अब मुझसे कविता के लिए कभी झूठ बोलता है? क्या तू मेरा कभी ख्याल रखता है? अच्छा बता, मेरी दवाइयाँ कितनी बची हैं? मेरा शुगर लेवल और बीपी कितना है? अब थोड़ी गुस्से में बाबूजी ने कहा। बाबूजी, अब धनंजय को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बाबूजी ने गहरी आवाज में अगला प्रश्न किया। अच्छा चल ये बता, तेरे दोनों बच्चों को कौन सा टीका लगना है और कितने तारीख को? धनंजय अवाक नज़रों से बाबूजी की तरफ एकटक देखने लगा। तो बाबूजी ने कहा, मुझे यूं देखना बंद कर और मेरे सवालों का जवाब दे। आखिरी बार कब तू बहू को अपने साथ घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने ले गया था? पापा, मेरे पास इन सब कामों के लिए टाइम ही नहीं है और ये सब कविता की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। औरत वो है, मैं नहीं। इसीलिए गृहस्थी की ये सारी जिम्मेदारी भी उसी की हुई। माँ भी तो करती थी ना। आपको भी तो कभी कोई मतलब नहीं होता था घर के कामों से? धनंजय ने कहा तो बाबूजी बोल पड़े, बेटा तू सही कह रहा है। तेरी माँ भी करती थी और मैं तेरी तरह इसी दौर से गुजरा हूँ। इसीलिए तुझे समझाने आया हूँ कि मेरी तरह कहीं तू भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने में देर ना कर दे, क्योंकि जब तक मुझे बात समझ में आती तब तक तेरी माँ मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। इतना कि मैं चाहकर भी उसे वापस ना ला सकता था और ना ही अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकता था। काल के मुंह में तब तक तुम्हारी माँ समा चुकी थी। मेरे और तेरी माँ के बीच में ये चुप्पी भी खाई पनपी थी। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने पुरुष होने के अहम में कभी भी उसकी चुप्पी में छुपे अपने हार को समझ ही नहीं पाया। मुझे तो लगता था कि मेरे अंदर का पुरुष इतना मजबूत है कि ये औरत मुझसे डर कर चुपचाप घर के सारे काम करती है। लेकिन देर से समझ आया कि वो डर नहीं था, बल्कि उसने तो मेरा मानसिक रूप से त्याग कर दिया था। पर समय के रहते मैं ये कभी नहीं समझ पाया। मेरी लापरवाही की वजह से उसे कैंसर हो गया था। लेकिन जब तक हमें ये बात पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरी माँ के आखिरी समय में कहे आखिरी शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। उसके जाने के बाद मुझे हर पल अपनी गलतियाँ याद आती हैं तो मन महसूस कर रह जाता हूँ। क्या? धनंजय जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ हो जाती है जिसके ऊपर घर, परिवार, समाज और बच्चों की दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। इन सब जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी जो पहले की अल्हड़ सी नादान लड़की थी कहीं खो सी जाती है। अपनी पसंद नापसंद सब भूलकर जिंदगी जो जीती है। और हम पति शायद इस बात को उतनी गहराई से कभी महसूस ही नहीं कर पाते, उसके जज्बातों को कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें ये बात कभी समझाई या बताई ही नहीं जाती। हमें तो बस ये बताया जाता है कि बीबी लेकर आ जाओ जो घर परिवार की जिम्मेदारी उठा ले। दुनिया भर के पुरुष झूठी रूपी झूठे अहंकार हमारे अंदर भर दिए जाते हैं। सबसे जरूरी और अहम बात जो बताई जानी चाहिए कि गृहस्थी पति पत्नी दोनों की समान जिम्मेदारी होती है और पत्नी की खुशियों की जिम्मेदारी हमें ना ही सिखाई जाती है और ना बताई जाती है। बेटा, जबकि एक पत्नी तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है, जब वो अपने मन की हर बात बिना संकोच से और लाख लपेट के सीधे कह सके और कोई राह सलाह देने की बजाय उन्हें सिर्फ हम सुन लें। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, तुझसे शादी करने के लिए कविता ने अपने माता पिता से बगावत कर ली, जिसकी वजह से मायके से उसका रिश्ता खत्म हो गया। सारी रिश्तेदारी और दोस्ती यारी सब तो तुझसे ही बहू ने मान लिया। तुझसे शादी करके एक साथ जुड़वा नवजात बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभालना कोई मामूली बात नहीं बेटा। तेरी माँ जिंदा होती तो शायद थोड़ी मदद हो जाती, लेकिन जब ना तेरी माँ अब इस दुनिया में है ना कविता की माँ का साथ उसके साथ है, तो बहू को किसका सहारा? और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा बेटा? बाबूजी की बातों ने धनंजय के मन को अंदर तक झकझोर दिया। आज उसके मन में कविता के प्रति बने उदासी के घने बादल छटने लगे। बाबूजी,
मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं। धनंजय ने नज़र झुकाते हुए कहा। बाबूजी ने कहा, बेटा, प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना ही सुख पाओगे, और इसे पाने के लिए संयम समर्पण की जरूरत होती है। औरत कोई ब्याह कर लाई हुई भोग वस्तु नहीं होती जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। धनंजय चुपचाप अपने पिताजी की बताए बातों को नजरें झुकाए सुनता रहा। अपनी बात पूरी करने के बाद बाबूजी ने कहा, अब चलता हूँ बेटा, उम्मीद है कि मेरी बात तुमको समझ आ गई होगी। आज धनंजय ऑफिस से घर जल्दी आ गया। कविता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि धनंजय की गुस्से की घूरती आंख गुस्से से घूरती आंखें आज प्यार से उसे देखकर इशारे कर रही हैं। असमंजस से भरी कविता ने शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर ली और चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। फिर कविता को लगा कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही कविता पलटी, पीछे धनंजय को देखकर वह सन्न रह गई। तभी धनंजय ने उसे अपने दोनों हाथों से गालों को पकड़कर कहा, आज चाय मैं बनाऊंगा, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कविता बोली, बाबूजी, बिना चीनी की चाय लेते हैं? तब धनंजय बोला, हाँ हाँ, पता है मुझे, बस 2 मिनट में चाय लेकर आता हूँ। लेकिन कविता अभी भी चुपचाप ही थी। थोड़ी देर में धनंजय कमरे में 2 कप चाय लेकर आया। देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। कविता को चाय का कप पकड़ाते हुए धनंजय ने कहा, कविता, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी हंसती मुस्कुराती हुई कविता वापस चाहिए। धनंजय की बातें सुनकर कविता के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे रोता देखकर धनंजय भी उसे अपने सीने से लगा लिया। पति की प्रेम रूपी आलिंगन पाकर वो धनंजय के गले लिपटकर खूब रोई। धनंजय ने भी उसे रोने दिया। तभी दोनों बच्चे उड़ गए और फिर दोनों पति पत्नी बच्चों दोनों